हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टारगेट फॉर आईक्यू पे एक वीडियोस लेक्चर की सीरीज चल रही है और ये सीरीज कम से कम तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका यूपी एपीओ का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है। और हर वीडियो सीरीज के अंतर्गत आपको एक टॉपिक के बारे में जिक्र देखने को जरूर मिलेगा और जितने भी टॉपिक का जिक्र आपके साथ मेरे द्वारा किया जाएगा, आप यकीन मान के चलिए कि हर टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ना सिर्फ एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बल्कि इसके अंदर से सवाल के पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे ज्यादा हैं। तो आप इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज को बहुत ही धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से देखने की कोशिश करिएगा और इसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी समझिए, ताकि जब क्वेश्चन फ्रेम हो सके तो आप इस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि आखिरकार एक पैराग्राफ से या एक सेक्शन से क्वेश्चन कैसे फ्रेम आउट किए जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि यूपी एपीओ के अंदर अगर मैं सिर्फ लॉ पोर्शन की बात करूं तो उसके अंदर आपको 4 पेपर देखने को मिलते हैं। 4 अलग अलग पेपर, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और आपका एक लोकल एक्ट जिसको कि हम लोग द पुलिस एक्ट 1861 प्लस पुलिस रेगुलेशंस के नाम से जानते हैं। और अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा कि आज जो चीज आपके साथ डिस्कस करनी है पर्टिकुलरली वो आपके पुलिस रेगुलेशंस का पार्ट है। तो अगर हम पुलिस एक्ट के वेटेज की बात करें तो यहाँ से लगभग 15 सवाल आयोग के द्वारा आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर सवाल 1 नंबर को कैरी करेगा। लेकिन ये जो 15 सवाल हैं इनको भी बाइफरकेट किया जाता है फर्दर 2 पार्ट्स में, जिसके अंतर्गत अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो वो बात करता है आपके द पुलिस एक्ट 1861 की, जिसके अंतर्गत आपको 47 सेक्शंस हैं और उनमें से क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना लगभग 9 से 10 होती है। लेकिन जब हम दूसरे पार्ट जिसको हम लोग जानते हैं पुलिस रेगुलेशंस की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आपके पास टोटल पैराग्राफ होते हैं 554 और उन 554 पैराग्राफ में से लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम एक्ट के ऊपर मेहनत ज्यादा करें तो शायद वहां पे रिजल्ट हमें बहुत शानदार मिले। दूसरी तरफ जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो वहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो आमतौर पे पुलिस रेगुलेशंस के अंदर जो चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10 है, इसके अंतर्गत जितने भी पैराग्राफ हैं मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम आप उन पैराग्राफ को एक बार पढ़ लें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। और आज की क्लास के अंदर जो पैराग्राफ मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं बेसिकली वो बात करता है पैरा नंबर 89 जो बात करता है विलेज चौकीदार की, यानी कि ग्राम सेवक की। तो 89 से लेके आने वाले 2-3 पैराग्राफ के अंदर आमतौर पर आपको ये जानने और समझने का मौका मिलेगा कि विलेज चौकीदार यानी कि ग्राम सेवक क्या होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसके क्या नैतिक कर्तव्य होते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस संबंधित अधिकारी की तरफ होती है और आमतौर पे वो अपना जीवन यापन किस तरीके से करता है, या वो गांव के अंदर रहता है या गांव के बाहर रहता है। तो अगर हम 89 नंबर के पैराग्राफ को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक प्रकार से जो विलेज चौकीदार होते हैं ये विलेज सर्वेंट होते हैं, यानी कि ग्राम के सेवक होते हैं। अगर हम इनके दूसरे कर्तव्य की बात करते हैं तो इनका जो दूसरा और सबसे बड़ा कर्तव्य होता है वो ये होता है कि गांव की हर गतिविधि के ऊपर नजर रखना जो उनको संदिग्ध लग रही है, और इसके अलावा एक गार्जियन के रूप में गांव की देखभाल भी करना। दैट मीन्स द विलेज चौकीदार विल हैव नॉट टू ओनली वॉच बट ऑल्सो हैव टू गार्ड द विलेज टेरिटरी। उसके बाद यहाँ पर आमतौर पे जब विलेज चौकीदार है तो विलेज हेडमैन भी होगा, यानी कि गांव का मुखिया भी होगा। तो गांव के मुखिया से समय समय पर इनको एक रिपोर्ट भेजी जाती है जिसके अंतर्गत उन लोगों का जिक्र होता है जो अपराधी है और उसी गांव से ताल्लुकात रखते हैं। तो आमतौर पे वो व्यक्ति गांव के अंदर है या गांव के बाहर है या क्या कर रहे हैं या किस गतिविधि में इन्वॉल्व है, तो आमतौर पे उनको ट्रेसिंग की जो सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी विलेज चौकीदार के द्वारा की जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा गांव के अंदर जब कभी भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात होती है तो वहां पर भी ये जो विलेज चौकीदार हैं अपनी पूरी दक्षता के साथ अपने कार्यों का या अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो ये या इनके द्वारा किया गया हर एक कार्य डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट, और आमतौर पे उस
गांव के मुखिया के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मैनुअल डिसाइड किए गए हैं उसके अंदर आपको उनका जिक्र देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपके विलेज चौकीदार होते हैं ये उसी गांव में रहते हैं, खास तौर पे जिस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनको दी गई है, और उस दौरान ये चाहें तो कल्टीवेशन या खेती का भी काम कर सकते हैं। और अगर इनकी प्रमुख जिम्मेदारियों की बात की जाए तो आमतौर पे हर महीने कम से कम ये 2 बार अपने संबंधित थाने पे विजिट करते हैं, जहां पर वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। और इस रिपोर्ट के अलावा एक चीज का जिक्र और भी किया जाता है कि 1 महीने के दौरान हर उस बच्चे का जिसका जन्म हुआ है उसका विवरण देना, और हर उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हुई है उसका विवरण देना। तो इट्स ऑल अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा नंबर 89 ऑफ द पुलिस रेगुलेशंस, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी सेकंड बैच आपका यूपी एपीओ प्री और आपके पुलिस एक्ट के मद्देनजर रन किया जा रहा है, जिसके अंदर अगर आप अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसके रिगार्डिंग भी आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा नंबर 89 ऑफ द पुलिस रेगुलेशंस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू सो मच।